अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करने के बाद वतन वापस पहुंच चुके हैं। 3 बार वज़ीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ पैनामा स्कैंडल की जद में आकर वजारत उज़्मा से महरूम हुए, नाअहल हुए, सज़ा सुनाई गई और तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत मिलने से बैरून मुल्क गए। नाज़रीन, सबसे पहले 3 साल और 11 माह बाद वतन वापसी पर नवाज शरीफ पर चलाए गए मुकदमात की जो तफसीलात हैं वो हम देखते हैं ज़ैनुल इस्लाम की इस रिपोर्ट में। 4 अप्रैल 2016 पैनामा लीक्स में नवाज शरीफ की ऑफशोर कंपनियों का इंकशाफ हुआ। अपोजिशन ने वजारत उज़्मा से इस्तीफे का मुतालबा किया। 14 अक्टूबर को चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जुमाली ने पैनामा लीक्स की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जुमाली की रिटायरमेंट पर नए चीफ जस्टिस साकिब निसार ने नया बेंच तश्कील दिया। 5 रुकनी बेंच ने 20 अप्रैल 2017 को पैनामा केस का फैसला सुनाया। पैनामा स्कैंडल की तहकीकात के लिए JIT की तश्कील का हुक्म दिया गया। 3 मई को 3 रुकनी अमल दरामद बेंच तश्कील दिया गया। अमल दरामद बेंच ने 6 मई को 6 रुकनी JIT कायम की। JIT ने हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की। 21 जुलाई को 3 रुकनी अमल दरामद बेंच ने फैसला महफूज कर लिया जो 28 जुलाई 2017 को सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ को आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल करार दे दिया। 6 हफ्तों में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन और हसन नवाज, इसाक डार और मोहम्मद सफदर के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर करने का हुक्म दिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन निगरान जज तैनात हुए। 8 सितंबर 2017 को नैब ने इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में शरीफ खानदान के खिलाफ अल अजीजिया स्टील मिल, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस दायर किए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला सुनाया। नवाज शरीफ को 10 बरस कैद, 80 लाख पाउंड जुर्माने, मरियम नवाज को 7 बरस कैद, 2 मिलियन पाउंड जुर्माने, जबकि मोहम्मद सफदर को 1 बरस कैद की सजा सुनाई गई। लंदन में मौजूद नवाज शरीफ और मरियम नवाज 13 जुलाई को लाहौर पहुंचे, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। शरीफ खानदान ने एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की। 19 सितंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों पर हतमी फैसले तक नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की सजाएं मुअत्तल कर दी, जिस पर नवाज शरीफ, बेटी और दामाद अडयाला जेल रावलपिंडी से रिहा कर दिए गए। 24 दिसंबर 2018 को एहतसाब अदालत ने फ्लैगशिप और अल अजीजिया रेफरेंस के फैसले सुनाए। नवाज शरीफ फ्लैगशिप रेफरेंस से बरी हुए, जबकि जज अरशद मलिक ने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल कैद, 1.5 अरब रुपए और $2.5 करोड़ जुर्माने की सजाएं सुनाई, जिस पर नवाज शरीफ को कमरा अदालत से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। तिबी बुनियादों पर 2 फरवरी 2019 को नवाज शरीफ को कोर्ट लखपत जेल से सर्विसेज अस्पताल लाहौर मुंतकिल किया गया। 11 अक्टूबर 2019 को नैब ने चौधरी शुगर मिल्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया। नवाज शरीफ ने तिबी बुनियादों पर जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया। 25 अक्टूबर 2019 को लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में तिबी बुनियाद पर नवाज शरीफ की जमानत मंजूर की। अगले ही हफ्ते 29 अक्टूबर 2019 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तिबी बुनियादों पर अल अजीजिया केस में भी नवाज शरीफ की 6 हफ्तों के लिए जमानत मंजूर कर ली। 12 नवंबर 2019 को वफाकी काबीना ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। 16 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत दी, जिस पर नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 को एयर एम्बुलेंस पर लाहौर से लंदन रवाना हुए। 3 साल और 11 माह बाद पाकिस्तान वापसी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेज में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानतें मंजूर की हैं। नाज़रीन, मुकदमात की तफसीलात आपने देखी। यहाँ पर हम जिक्र करते हैं मुस्लिम लीग नून के जलसे की, तो मुस्लिम लीग नून मीनार पाकिस्तान पर एक भरपूर पावर शो का मुजाहरा करने में कामयाब हुई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इंतकाम की बजाय आगे बढ़ने की बात की। नून लीग के दौर का मुआवजना तहरीक इंसाफ के साथ किया। जलसे के दौरान महंगाई, गुर्बत और बिजली की कीमतों में इजाफे का जिक्र किया और बिल्स भी लहराए। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर के दौरान अपनी कामयाबियाँ जो हैं वो भी गिनवाई। नवाज शरीफ ने अपने हिस्से और अपनों की जुदाई का जिक्र भी किया और कहा कि जेल में उनको बेटे से बात करने की इजाज़त तक नहीं दी गई और कैद के दौरान उन्होंने अपनी मां और एहलिया को भी खो दिया। मुस्लिम लीग नून पावर शो दिखाने में जहां कामयाब हुई और तारीफ भी हो रही है, लेकिन वहीं कई सवालात भी उठाए जा रहे हैं कि मियाँ साहब अपने नैरेटिव से पीछे हट गए हैं। मियाँ साहब ने लंदन में बैठकर जो खिताब किया और एहतसाब की बात की, वो बात मीनार पाकिस्तान के जलसे के दौरान नहीं की। नवाज शरीफ ने लंदन में बैठकर क्या बात की थी, पहले वो सुनते हैं।
कि आज गरीब रोटी को तरसता है, वाकई रोटी को तरसता है। यहाँ तक किसने पहुँचाया? 217 में तो ये हालात नहीं थे। इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सबको, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? शक्लें हमारे सामने हैं, लेकिन हमारा सिस्टम क्या इस काबिल है कि उन लोगों का भी एहतसाब करे? और किसकी वजह, कौन पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है। आलाकार कौन है? आलाकार साकिब निसार हैं। नाजरीन, ये भी कहा जा रहा है कि मियां साहब ने मुल्क को दरपेश मुश्किलात का जिक्र तो किया, लेकिन जो इस हवाले से जो रोड मैप है उसका जिक्र नहीं किया कि मुल्क को मुश्किलात से कैसे निकाला जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो नून लीग ये दावा कर रही है कि अगले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होंगे, लेकिन आज भी नून लीग के बयानात में इलेक्शन का कहीं जिक्र नहीं। खुद मियां साहब से जब सवाल हुआ तो उन्होंने इलेक्शन का मुतालबा नहीं किया कि इलेक्शन कमीशन ही इसका बेहतर फैसला कर सकता है और वही एक मजाज इदारा है जो इस तरह के फैसले करता है। मेरा ख्याल है कि इलेक्शन कमीशन जब भी कोई डेट अनाउंस करेगा तो हर आप क्या चाहते हैं ये सब? नहीं, मेरी तरजीह वही है जो इलेक्शन कमीशन समझता है। इलेक्शन फेयर इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान आज एक फेयर इलेक्शन कमीशन है। नजरीन, नवाज शरीफ की वतन वापसी और उनको मिलने वाले प्रोटोकॉल पर कई सवालात उठाए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मियां साहब का नाम लिए बगैर कहा कि एक शख्स की वजह से इलेक्शन के अमल को रोका जा रहा है। पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान की आईन को, पाकिस्तान की इलेक्शंस को रोके गए हैं एक शख्स की वापसी के लिए। नजरीन, शहरी रहमान ने भी कहा कि एक जमात के लिए माहौल बनाया जा रहा है, एक जमात के लिए रेड कारपेट, तो दूसरों को जेल के नोटिस भेजे जा रहे हैं। पीपल्स इसी हवाले से जो शहरी रहमान ने कहा था, पहले वो सुनते हैं। ये बातें तो हम सब कर चुके हैं कि माहौल बनाया जा रहा है। लगता तो ऐसे ही है कि जी स्मूथ सेलिंग एक तंजीम के लिए है। देखिए, ये तो लग रहा है और ये आपने खुद ही इसकी निशानदेही की है कि इंतखाबात से पहले जब ऐसा किया जाता है तो एक सियासी विच हंट की फजा तो फैल जाती है। अब आप खुद तबसरा कर लें कि क्या लगता है किसके लिए क्या किसके लिए रेड कार्पेट है, किसके लिए जेल का नोटिस है। नजरीन, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के काफी करीब रही। न सिर्फ जरदारी हाउस में इफ्तार की दावत पर मरियम नवाज को मदऊ किया गया, बल्कि खुद मरियम नवाज जब सिंध गई तो पीपल्स पार्टी ने उनकी मेहमान नवाजी की। बिलावल भुट्टो जरदारी खुद ड्राइव करके मरियम नवाज को गड़ी खुदा बख्श भुट्टो में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की मज़ार पर लाए, जिसके बाद यह भी कहा गया कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में इतनी कुर्बत बढ़ गई है कि अब शायद पंजाब में भी इत्तेहाद होगा। ना सिर्फ इतना, नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान दुबई में अहम मुलाकात भी हुई, जिसमें खबरें ये आईं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में मामला तय पा गए हैं और शायद सीट एडजस्टमेंट भी होगी। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मुल्क जो नून लीग पीपल्स पार्टी की तारीफ करती रही, शहबाज शरीफ ने असम्बली में खड़े होकर ना सिर्फ बिलावल भुट्टो बल्कि नवीद कमर की तारीफ भी की। ये भी मामला अगर हम कहें कि ना सिर्फ इतना ही, बिलावल भुट्टो ने भी शहबाज शरीफ की तारीफ की और कहा कि शहबाज शरीफ नून लीग के नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी के वजीर आज़म हैं। डार साहब आज से नहीं तो बचपन से जान रहा हमारा अंकल डार साहब है, और सदर जरदारी साहब के बारे में तो मशहूर है कि यारों का यार है। हमारा सियासी यार है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब शायद ज्यादा पीपल्स पार्टी का वजीर आजम है ना कि मुस्लिम लीग। नजरीन, इतनी करीब रहने वाली जमातें आज क्यों एक दूसरे के खिलाफ हो गई हैं? इख्तलाफात की असल वजह क्या है? पीपल्स पार्टी ने अनवारुल हक काकड़ को मुबारकबाद दी, लेकिन आज कह रही है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। नवाज शरीफ की वतन वापसी, अदालती रिलीफ और इख्तलाफात पर हम बात करते हैं फैसल करीम कुंडी साहब और इसी के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैसर शेख साहब और जो तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं सैफुल आबड़ो साहब, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। नजरीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब और तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर सैफुल आबड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब से हम शुरू करते हैं। कुंडी साहब, बहुत शुक्रिया। इस वक्त अगर हम जो इख्तलाफात हैं मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान, उनकी तरफ भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने पावर शो का मुजाहरा किया, जो जलसा हुआ, जो अदालती रिलीफ मिला, इस सारे मामले को खुद मियां साहब की जो वतन वापसी है उसको पीपल्स पार्टी कैसे देखती है? क्योंकि हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी काफ़ी तनकीद भी कर रही है, तो असल पीपल्स पार्टी को एतराज़ है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर साहब, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आने पर उसको खुशामदीद कहती है कि अच्छी बात है कि वो इस मुल्क में आ गए। अब डेफिनेटली अदालतों का भी सामना करेंगे
देखिए, हमें दो तीन चीज़ों पे देखें। आप देखें कि कल का जलसा एक अच्छा पॉलिटिकल पावर शो था, अच्छा स्पॉन्सर्ड शो भी था, स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम था, जिसमें पंजाब की निगरान हुकूमत ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, उनकी इंतजामिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया, इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी गवाही हेलीपैड पे आपको मिलेगी। जिस तरीके से पंजाब की इंतजामिया ने हेलीपैड पे वेलकम किया साबिक जो है वो वजीर आजम को, अच्छी बात है। हम कहते हैं अच्छी रवायत रखी गई है, चाहे वो हाई कमिश्नर हो लंदन में, चाहे ये हो, जो बाकी भी साबिक वज़ीर आज़म है, मैं समझता हूँ कि उनके साथ भी इसी किस्म का सलूक होना चाहिए जिस तरह इनके साथ हुआ। दूसरी बात यह है कि देखें, उनमें दो तीन चीज़ें थी। हम समझते थे कल नवाज शरीफ साहब एक जमहूरी जमात के सदर हैं, लीडर हैं, कल वो स्ट्रेस करेंगे, हमारी तरह इलेक्शन कमीशन से कहेंगे कि जी आप फिल फॉर इलेक्शंस कराएं। अगर वो समझते कि उनके जो जलसा था वो स्पॉन्सर्ड नहीं था और वो सारे उनके लोग थे और वो क्लीन स्वीप पंजाब में करने जा रहे हैं, तो कल फिर इलेक्शन का मुतालबा भी करते कि जल्द इलेक्शन हो और हम आकर हुकूमत संभालें। वो भी उन्होंने नहीं किया। साथ साथ जो है वो देखें, 5-6 लोगों का नाम हमेशा आपको भी याद है, जब हम पीडीएम में थे, पीडीएम की शुरुआती के जलसे में ही गुजरांवाला में ही इन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने मेरे साथ ज्यादतियाँ की हैं, चाहे वो जीआईटी में थे, चाहे वो फैज साहब थे, चाहे वो बाजवा साहब थे, चाहे वो नासिर साकिब निसार थे, या जो भी बंदियाल थे, जो भी थे, उन 5 लोगों को मैं आकर जो है इनके हिसाब किताब हो गया। लेकिन उसने अपने वर्करों को कल उसके मुतालिक कुछ नहीं कहा, बल्कि बार बार अपनी सीवी पेश कर रहे थे कि मैं बिल्कुल माजी को भूल चुका हूँ, मैं आपके साथ एक पेज पे आ चुका हूँ। देखें, उनके साबिक वफाकी वजीर ने परसों एक प्रोग्राम में खुद कहा कि हमारा तो मैच फिक्स हो चुका है। तो आप चौथी दफ़ा भी वज़ीर आज़म अगर बनने जा रहे हैं और मैच फिक्स कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक अमर है कि 4 दफ़ा भी और माजी से भी अगर आप सबक नहीं सीखते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं कोई पॉजिटिव साइन नहीं है पॉलिटिक्स के लिए। आपने एक बयान बनाया था, वोट को इज्जत दो के वाला। माजी में भी एक इलेक्शन हुआ था 2013 में, और शाम को नवाज शरीफ साहब ने स्पीच की कि मुझे ज़्यादा सीटें चाहिए, और उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर ली थी। कल भी ऐसी लग रहा था कि इलेक्शन से पहले कोई विक्ट्री स्पीच कर रहा था, कोई ताजपोशी का प्रोग्राम था, क्योंकि इलेक्शन का, जमहूरियत का, इन चीज़ों का जिक्र उसमें नहीं हो रहा था कि जो माजी में जो कुछ हुए जिससे आपने नुकसान होगा। हम समझते हैं कि गलत बात है, ऐसी किस्म की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में खेल खेला जाता है, चंद सालों बाद किसी को महबूब वतन बना दिया जाता है, किसी को गद्दार बना दिया जाता है। यही चीज़ें मैंने देखा। एक चीज़ मुझे मीडिया में भी समझ नहीं आ रही थी कि तकरीबन सुर्खियाँ भी एक ही तरह की थी। आप किसे मुराद मीडिया के कुछ लोगों को मैं देखा कि उन्होंने ट्वीट किया, जो भी थी वो तस्वीर एक ही थी, कॉपी पेस्ट वाली तस्वीर थी। अब ये पता नहीं है कि किसी एक शख्स ने आपने बस कुंडी साहब, ये मीडिया पे तो हर दौर में हर जमात की जानिब से इल्जामात तो लगते रहते हैं। नहीं, मैं इल्जामात नहीं लगा रहा हूँ, अच्छी बात है। अब कल कोई गिले कर रहे थे कि जी क्यों नवाज शरीफ साहब को इतना प्रोटोकॉल। ये चीज पीटीआई के चेयरमैन के साथ भी होता था कि जी वो घर से निकल रहे हैं, वो नमाज पढ़ रहे हैं, वो गाड़ी में बैठ रहे हैं, वो पानी पी रहे हैं, वो चाय पी रहे हैं, वो स्टेज पे आ गए हैं, वो ये कर रहे हैं, तो वो एक्शन रिप्ले कल भी हो रहा था। तो ठीक है, लेकिन कुंडी साहब, यही हम तहरीक इंसाफ से भी पूछते हैं। अबड़ो साहब, कुंडी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, लेकिन यही जो तनकीद हो रही है, अब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने, तहरीक इंसाफ इस सारे अमल को कैसी देखती है? मियाँ साहब वापस आए, जो अदालती रिलीफ उनको मिला, उन्होंने पिटीशन दायर की थी, उनको रिलीफ मिला, इस सारे मामले को तहरीक इंसाफ कैसे देखती है? देखिए, मियाँ साहब को आते हुए तो अभी तकरीबन मेरे ख्याल में 36 घंटे हो चुके हैं, और जो उसको अदालत से मतलब हुक्मनामा हुआ वो तो पहले हुआ था। लेकिन देखिए, पीपल्स पार्टी का तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और माशाल्लाह सही है। एक्चुअली देखें, जब लॉन्ग रन में आप चाहते हैं कि सिस्टम मजबूत हो ना, तो सब पार्टीज को ये माजी की चीजें जो सिस्टम को कमजोर करती हैं उनको कहीं ना कहीं हमें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी का जो मतलब स्टांस है, ये इलेक्शन के बाद, जब भी इलेक्शन होते हैं, एक तो चीज वाज़ेह है कि इलेक्शन तब होंगे जब मियाँ साहब चाहेंगे, क्योंकि मियाँ साहब के चाहने के बगैर इलेक्शन होंगे नहीं। और आपको पता है केयरटेकर गवर्नमेंट में उसके 10-12 मिनिस्टर्स बैठे हैं, उन्हीं की टीम बैठी है। सर तक कुछ अभी तक पीएम हाउस में बैठे हुए हैं, वहां आपने देखें चीमा बैठा हुआ है, तो लोग तो उनके हैं सारे। फवाद हसन फवाद बैठा है, तो गवर्नमेंट आप किसको कहते हैं? केयरटेकर गवर्नमेंट उनकी है। आपने पंजाब में, जैसे अभी भाई ने भी कहा कि पंजाब में कभी ऐसे हुआ है कि मतलब अगर एक आदमी, ठीक है उसको गलत या सही वो अलग डिबेट है, लेकिन मतलब कन्विक्टेड आदमी को आप बैठ के, वहाँ हाई कमिश्नर जाता है लंदन में, यहाँ आके हेलीपैड पे आप कमिश्नर, आईजी सारे लोग हों,
तो हमें तो उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह फ्यूचर में हर जो कैदी होगा, हर कन्विक्टेड आदमी होगा, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऐसा कोई कानून बनाएगी कि उनकी आजियां पे उनको पहले तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनकी आजियां ऐसे की जाएगी, पूरी इंतजामिया खड़ी होगी और उनको सीधा जो है जलसे पे ले जाएगी। तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान इस तरह कम से कम सब लोगों को ये 24.5 करोड़ जो पब्लिक है उसको हक मिलना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि इलेक्शन जब भी हो इस स्टांस पे कायम रहे। और लेकिन पीटीआई की पे देखें ना, पीटीआई पे भी तनकीद होती रही है। एक्चुअली देखें, अगर पीटीआई का मवाजना किया जाए ना, ये तो अभी टाइम है नहीं ना, खान साहब अभी जेल में है, इस वक्त क्या मवाजना किया जा सकता है इन चीजों का? बैठ के पीटीआई तो इस पोजीशन में भी नहीं है। लेकिन अगर 2017 में जाएं, अभी जो मतलब पहले कहते थे कि मियां साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई, खान साहब को लाया गया, तो आप मुझे ये बता दें कि उसी वक्त इलेक्शन में एक हकीकत है, जो इलेक्टेबल लोग होते हैं, आपको पता है हुकूमत जिसकी भी आनी होती है, तो अगर वो नून लीग की हुकूमत सिटिंग है वो जाएगी, तो उसके बाद वो पहले तो 2 पार्टी सिस्टम होता था, तो वही लोग जाके पीपी को ज्वाइन करते थे। अच्छा, पीपी की हुकूमत चली गई तो फिर वो आगे, जैसे आपने देखा 17 में, तो इलेक्टेबल तो बिल्कुल हमारे पास आए। लेकिन आप ये बता दें कि नून लीग हमारे साथ जो अभी हुआ है, जिस तरीके से कि मतलब लोगों को उठाया जाना, लोग जो है 5 बंदे भी वहां जमा नहीं हो सकते, कहीं अगर कोई 6 सितंबर की यौम दिफा के टाइम पे अगर हम बैलून अपने घरों से उड़ाते हैं तो हमारे ऊपर FIR काटी जाती हैं। कल KPK में आपने देखा है, सिंध आपके सामने है, पंजाब आपके सामने है। तो ऐसे तो माजी में 17 और 18 में इनके साथ तो नहीं हुआ था नून लीग के साथ। अगर वो ये मुशाबहत करते हैं, कितने इनके लोगों की जमानतें हुई थी किसी केस में और दोबारा उनको अरेस्ट किया गया। हमारा तो ये हाल है कि हमारे लोग निकलते हैं, 20 दफा उनको जो है वो जमानतें मिलती हैं, 20 दफा वो अरेस्ट होते हैं। तो लिहाजा ये चीजें हैं नहीं। लेकिन चले, माजी में जितनी चीजें हुई है ना, अभी हमें आगे बढ़ना चाहिए सब पार्टीज को। बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। अब्दुल साहब, इसी पे हम मुस्लिम लीग नून का मौकफ ले लेते हैं जी। अभी भी कैसर साहब, इस वक्त अगर आप देखें तो ये जो आपके ऊपर तनकीद हो रही है, जी अब्दुल साहब, अगर कैसर साहब का मौकफ ले लें कि कैसर साहब, इस वक्त आपके ऊपर तनकीद हो रही है कि आप मुस्लिम लीग नून ये दावा तो कर रही है कि नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो नवाज शरीफ साहब होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि नून लीग इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रही, इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मियां साहब तशरीफ लाए हैं और आपने देखा कि एक फकीरुल मिसाल कल उनका रिसेप्शन हुआ है, 4 साल बाद वो आए हैं और पूरा सारे का सारा पंडाल, ये कहते थे कि मीनारे पाकिस्तान जो है वो भरा नहीं जा सकता। तो एक ही काल पे मियां साहब के, और मैं आपको बताऊं कि मैं चंडियोट से एक बहुत बड़ा काफिला लेके निकला और यकीन जानिए मैं आपको सही, मैं जो जलसागाह से 5 किलोमीटर दूर तक नहीं पहुंच सका, इतना वहां पे एक तो जलसागाह में लोग थे ना, एक तमाम सड़कें और तमाम, और ये क्या इस्टेब्लिशमेंट ये कहते हैं। बिल्कुल मैं ये कहता हूँ कि मुखालफत तो नहीं थी इस्टेब्लिशमेंट की, हमें ये नहीं हुई, अपोजिशन नहीं मिली उसमें, मैं एग्री करता हूँ उस बात को। लेकिन लोग जो मिसाल जलसा था, बड़े सपोर्ट थी, एस्टेब्लिशमें की सपोर्ट थी, आप समझते हैं। आते थे हमारे साथ इतनी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम जितना भी हमने किया था उससे कई गुना ज्यादा लोग हमारे डेरे पे और खुद इकट्ठे होकर। कैसर साहब, आप समझते हैं कि ये जो तासुर है कि आपको एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त है? मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट की जगह हमें मुखालफत नहीं है, मैंने तो ये महसूस किया है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट तो देखिए, मियां साहब ने खुद कहा, ये बात उन्होंने जलसे में की, अपनी तकरीर में कही कि हम एस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़ा नहीं करेंगे, हम उनके साथ इख्तलाफ, हम मिलके चलना चाहते हैं। तमाम इदारे और जो सतून है रियासत के, उनके साथ हम मिलके यही तरक्की का राह। मैं आपको बताऊं, कोई भी पार्टी, सब पार्टियों को चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट से मुखालफत का ज़हन में, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की है ना, ये पता नहीं पाकिस्तान में क्या हो गया है, दूसरे मुल्कों में ये नहीं है। हमें क्या ये शौक हो गया है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के मुखालफत शायद वोट है। मैं देखता हूँ, मैं भी 31 साल से 6 इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूँ, 7वां इलेक्शन। लोग भी एस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, लोग चाहते हैं कि मिलजुल के सारे, हर जगह पे आप झगड़ा करेंगे अपने अंदर भी। और कल मियां साहब ने एक अक्सर कहा जा रहा है ना कि रोड मैप नहीं दिया, कल तो मियां साहब ने इतना बड़ा रोड मैप दिया। उन्होंने पहली बार किसी लीडर ने खुले आम इस तरह कहा कि हम अपने पड़ोसियों से अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, हम कश्मीर पे ऑनरेबल सोल्यूशन चाहते हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ा रोड मैप दिया। फिर रोड मैप ये है यही कि हम इदारों से टसल नहीं चाहते, उनके साथ मिल के आगे चलना चाहते हैं। इससे बड़ा हो गया, अगर आपने इकानमी को
बढ़ाना है, बेहतर करना है तो एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होगी। हमारे तो रीजन में ट्रेड ही नहीं है, हमारा सारा ना बांग्लादेश आपके पास रास्ता है लैंड रूट का, ना इंडिया के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं इतनी बड़ी आबादी। अफगानिस्तान पहले ही बड़ी मुश्किल था हमारे लिए, जंग हो रही थी वहाँ, ईरान में सैंक्शन थे, तो क्या हम एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे? दुनिया पूरे इलाके में 65% एक्सपोर्ट होती है और रीजनल ट्रेड होती है। तो अगर मियां साहब ने ये बात की ठीक है कैसर साहब, अगर इजाजत दें तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम आपने माजी करीब में एक बयान दिया था कि मियां साहब जब वापस आएंगे तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम ये कुंडी साहब के सामने सवाल रखेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कैसर शेख साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि जो मुस्लिम लीग नून है उसको इस्टेब्लिशमेंट की कोई मुखालफत नहीं है, मुखालफत का सामना नहीं करना पड़ा। कुंडी साहब, ब्रेक से जाने से पहले जो हमने एक सवाल उठाया कि आपको याद होगा कि आपने एक बयान दिया था कि मियां साहब जब वापस आएंगे तो उन्हें जेल जाना होगा। अब जो अदालती रिलीफ मिला है, आप समझते हैं कि ये मुस्तकिल रिलीफ है या अभी भी आप समझते हैं कि मियां साहब को जेल जाना पड़ेगा? देखिए, मैं लॉ का बड़ा एक नालायक सा स्टूडेंट हूँ, लॉ थोड़ी बहुत मैंने पढ़ी हुई है जी। उसमें यह था, मैंने इसलिए कहा था कि मियां साहब जेल जाएंगे क्योंकि मियां साहब यहाँ से जेल से गए थे इलाज करने के लिए। 4 हफ्ते की उनकी बेल थी, 4 हफ्ते की बेल के बावजूद वो नहीं आए तो डेफिनेटली एब्सकॉन्डर हुए। एब्सकॉन्डर के बाद जो है वो उन्होंने जो अपनी राहदारी बेल ली एब्सकॉन्डर होने की, लेकिन साथ साथ दूसरी बेल ली। देखिए, माजी में आपको याद होगा नादर साहब के नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, शर्जील मेमन साहब ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ट्रांजिट बेल ली थी और उनको जहाज की सीढ़ियों से FIA उठाकर ले गई थी जब चौधरी निसार अली खान साहब वजीर दाखिला थे। हम ये नहीं चाहते किसी सियासतदान के साथ ऐसा हो दोबारा, लेकिन बात यह है कि कल दोबारा इस मुल्क में आइन की धज्जियां, कानून की धज्जियां बिखेरी गई। फिंगरप्रिंट्स कहाँ पर हुए? स्टेट लाउंज के अंदर। माजी में भी इमरान खान साहब के लिए फिंगरप्रिंट्स के लिए दस्तखत के लिए जो है वो गेट पे आना पड़ा और वहाँ पर भी हम जब कहते थे कि धज्जियां बिखेरेगी कानून की, तो उस वक्त भी ये चीज़ हुई। कल दोबारा हुई, वहाँ पर फिंगरप्रिंट्स हुए और गालिबन वो जुरिस्डिक्शन भी इस्लामाबाद, गालिबन एयरपोर्ट की जो है वो इस्लामाबाद की नहीं थी, पिंडी की थी, वॉट एवर इट वो है। लेकिन चीज़ ये है कि हमारे जो बयानिया था वोट को इज्जत देने वाला, हम कहते हैं इस मुल्क में इलेक्शन हो। अगर आपने इस मुल्क में सिलेक्शन कराने हैं तो फिर आप इलेक्शन में 60-70 रुपए क्यों ज़ाया कर रहे हैं? फिर आप एक लिस्ट TV में दे दें कि लोग बन गए, ये हुकूमत है और हमने ताजपोशी कर ली है, लिहाजा आप ये बन गए। लिहाजा फिर आप ये क्यों मतलब है कि लोगों को खामखा जो है लोगों की दुश्मनियाँ, पॉलिटिकल राइवलरी चीज़ें वो कर रहे हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। अबरो साहब ने कहा कि इनके साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। आपकी पार्टी करतूत क्या थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है वो स्टेट से, हमारे रियासत से बहुत से गिले शिकवे होंगे, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि आप जाकर जो है GHQ पे हमला करें, कोर कमांडर के घर पे हमला करें, अपने हीरोज के मुजस्मों को तोड़ फोड़ करें, अपने जहाज़ों को, अपने PTV या रेडियो स्टेशन के ऊपर को आग लगाएं। अपने करतूत देखें, फिर बोलें कि जी हमारे साथ ये क्यों ज्यादतियां हो रही हैं। पहले अपने गरबा में तो जानते कि आपकी पार्टी के लीडर ने करवाया क्या लोगों से, अपने पार्टी के वर्करों को, अपनी पार्टी की यूथ को इस्तेमाल किया। लेकिन मैं गुरमाई साहब एक बात बता दूं, वन लाइनर, अगर इस दफा इस मुल्क में सिलेक्शन हुई, इस दफा हमारी जो मेजॉरिटी जो है वोटर है वो यूथ है, तो यूथ इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और इस मुल्क में अनारकी होगी और फिर जो सिलेक्शन करवाने वाले होंगे या जो भी होंगे फिर वो इसके जिम्मेवार होगी। इस मुल्क खुदा न खासा किस तरफ जाता है। लेकिन आप इस मुल्क में इलेक्शन करने दें। अगर लोग वोट करते हैं नून को, अगर वोट करते हैं PTI को, अगर वोट करते हैं पीपल्स पार्टी को, तो करने दें ना, अवाम का मैंडेट आने दें। आप क्यों मुसल्लत करना चाहते हैं हर किसी को? कल यही ड्रामा हमने इमरान खान साहब के साथ देखा था। ये जो TV कल चल रही थी, ये एक उस लीडर के लिए चल रही थी, इसी तरीके से उसी का एक्शन रिप्ले था जिसके लिए चल रही है। तो अब लोग जो है, अब सोशल मीडिया का दौर आ गया, मोबाइल का दौर आ गया, अब लोग इतने बोले नहीं है कि आप लोगों को बर्दाश्त होते हैं। अब मेरे भाई शेख साहब 5 किलोमीटर तक जो है बिल्कुल हम लोग ही नहीं थे। वोट जमा करना, जलसा करना बड़ा आसान बात है। जब इनको आप कन्वर्ट करेंगे वोटों में, जब बक्से में वोट डाले जाएंगे, फिर पता चलेगा कि आपके 5 किलोमीटर वाले लोग कितने थे और 1 किलोमीटर वाले कितने। ठीक है, तो अबड़ो साहब अभी आपने कैसर साहब की बात सुनी, उन्होंने बड़े वाज़ेह तरीके से कहा कि उनको मुखालफत नहीं थी। आप समझते हैं कि इस वक्त जो इंतखाबात हैं, जैसे आपने जिक्र भी किया कि जब तक शायद मियां साहब नहीं चाहेंगे इंतखाबात नहीं होंगे, अगर इंतखाबात नहीं होते, जनवरी से आगे जाते हैं, तो फिर तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी?
देखिए तहरीक इंसाफ तो 2022 देखा था आपने ना, 23 में जब दो असेंबलियां टूटी थी, केपी और पंजाब असेंबली, तो हम तो उस वक्त से कहते आए कि इलेक्शन हो, लेकिन हम पे बहुत ज्यादा उंगलियां उठती हैं ना। जैसे अभी देखें खान साहब का, जैसे हमारे दोस्त ने भी कहा ना, खान साहब का नाम लेना, एक्चुअली खान साहब इनके एहसाब पे इतने सवार हैं ना, क्योंकि माजी में 2 पार्टी सिस्टम था। खान साहब के आने के बाद, पीटीआई के आने के बाद वो उनकी इजारादारी तो टूटी है, जिसकी वजह से अप्रैल 2022 में दोनों पार्टियों माजी के मुखालफिन को एक दूसरे के साथ मिलना पड़ा ना। आपने देखा है ना, 97 में बेनजीर साहबा जब जेल में जाती तो जरदारी साहब से मिलने जाती थी, तो जरदारी साहब को जेल में किसने डाला था? नून की हुकूमत थी, लेकिन इनकी ज्यादा मोहब्बत आपस में। लेकिन बात यह कि खान साहब पे इतना गुस्सा कम होना चाहिए। खान साहब की फिंगर ट्रिप आपको पता है कि खान साहब कोर्ट के आहते में आए, आगे जितना जो आपने टीवी सारी, अभी तो हुकूमत हमारी नहीं थी, पीडीएम की गवर्नमेंट थी ना, तो आपने देखा कि कोर्ट में खान साहब अंदर खड़े थे, उसकी गेट पे खड़े थे। अगर लोग, उनकी सिक्योरिटी इतनी थी, लोगों की यहाँ जितनी पुलिस आई थी यहाँ इस्लामाबाद की या और कोई मतलब जो वहाँ लोग थे, अगर वो गाड़ी से नहीं उतर सके तो उसमें उसका क्या कसूर? अगर वहाँ आया, अगर यहाँ तो कोर्ट खुद चल के गई एयरपोर्ट में, पता नहीं किसकी कंपेरिजन कैसे की जाती है। जहां तक बात है हमारे करतूतों की, देखिए बात यह है कि कोई भी नहीं चाहता, पीटीआई भी नहीं चाहती। हम अभी भी, मैं हर शो में कहता हूँ, जो लोग शामिल हैं इसमें उनके फेयर ट्रायल होनी चाहिए, उनको कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई कब उसको डिफेंड करती है, लेकिन ये किसी पार्टी को हक नहीं है कि हमें करतूत दिखाए। इससे पहले भाई जरदारी साहब ने क्या कहा था? उसने तो कुलम कुला कहा था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे। वो तो उस वक्त आर्मी चीफ थे, राहिल शरीफ साहब थे। उससे ज्यादा कौन सी स्टेटमेंट हो सकती है? बाकी हमने इनकलाबी बड़े देखे हैं। जब बिलावल साहब का केस हुआ था, आपको पता है ना, तो साकिब निसार साहब पे अभी एहतजाज तो होता है कि जब अदालत में यहाँ आए थे, आपको पता है कि ओवरनाइट बिलियंस कैसे उनके अकाउंट में गए थे। जब जेआईटी की रिपोर्ट आई थी 2000 दिसंबर 18 में, तो वही साकिब निसार साहब थे। क्या उसने क्या कहा कि भाई, अच्छा खुद बिलावल साहब कह रहे थे बच्चे से हिसाब मांग रहे हैं बचपन का, मुझे पता नहीं कि मेरे अकाउंट में पैसे कैसे आए हैं। तो साकिब निसार साहब ने वही अल्फाज कहे थे कि बिलावल तो अभी बच्चा है, उसको आगे बढ़ता है। तो चीजें हमें भी पता है, जितनी इनकलाबियत है, खान साहब पे गुस्सा कम करें, इससे कुछ भी हासिल नहीं होना। ठीक है, हमारी किस्मत है, नसीब है, जो हमारे नसीब में होगा अभी भी हम फेस किया, आगे भी फेस करेंगे। जहां तक मियां साहब की बात है, देखिए मियां साहब कल भी जब आए ना, आप देखिए मियां साहब के हाथ पे कबूतर बैठा था। मियां साहब ने बड़ा जो है तो बात है, लेकिन मियां साहब के एस साहब पे खान साहब सवार था। उसने खान साहब की तस्वीर तक का जिक्र किया। भाई आप इतने बंदे हैं, आपको अभी आ गए ना, चले हम इसको भी छोड़ देते हैं। जो हुआ माजी में किसकी सपोर्ट हुई है, किसकी नहीं है, कहाँ गई वो जीआईटी रिपोर्ट जो दिसंबर 18 में आई थी जरदारी फैमिली के लिए, सिंध गवर्नमेंट के लिए? वो अभी भी सिंध में चले ना, आप तो सिंध से बिलोंग करते ना नादर साहब। बात ये है कि भाई वो जीआईटी रिपोर्ट अचानक कहाँ गुम हो गई, वो केसेस अचानक कैसे खत्म हो गए, सबको पता है, हर कोई बेनिफिशियरी सिस्टम का, पीटीआई समेत। इतने इनकलाबी बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन ठीक है अबड़ो साहब, अगर हम अबड़ो साहब अगर इजाजत दें, नादर साहब एक मिनट, बात ये है जी, हमें सब पार्टीज को इस सिस्टम से आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में हम कोई साल, हमारे जब तक सिस्टम मजबूत नहीं होता, हमारे डिपार्टमेंट्स मजबूत नहीं होते। ये इलेक्शन कमीशन मजबूत होना चाहिए, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करे, जिसको अवाम वोट दे, अवाम ने फैसला करना है, न टीवी चैनल्स ने करना है, न हम पॉलिटिशियंस ने करना है, ना हमारे टॉक शोज ने करना है। इलेक्शन फेयर एंड फ्री तब होंगे जब इलेक्शन कमीशन आजाद हो। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान में है नहीं, आपने देखा है, यहाँ मुदाखलत ज्यादा है। तो हमें इस चीज पे सोचना चाहिए सब पार्टी को, बजाय हमें एक दूसरे के साथ वो क्या ना बोला, आ गए मियां साहब, अभी कौन सी हम बैठ के क्या करें, खुदकशी कर ले, आ गया मियां साहब, ठीक है, आगे कैसे बढ़ना है, तो फौरी जो है इलेक्शन होने चाहिए, सब पार्टीज को इक्वल मौके होने चाहिए, ताकि अवाम। बिल्कुल, तो कैसर साहब यही सवाल जो है वो उठाया जा रहा है, तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी भी यही सवाल उठा रही है। आपके सामने भी हमने यही सवाल रखा कि नून लीग ये दावा कर रही है कि अगले वजीर आजम मियां साहब होंगे, लेकिन आप इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रहे। जब इलेक्शन नहीं होंगे तो मियां साहब वजीर आजम कैसे बनेंगे? इस हवाले से नून लीग क्या कोई कंफ्यूजन है, या आप कब देख रहे हैं इलेक्शन? नहीं, देखिए ना, इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। अब बात ये है कि चीफ इलेक्शन कमीशन का जो सिलेक्शन हुई है या नॉमिनेशन हुई है, वो पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग दोनों के हुकूमत थी, उस वक्त पीडीएम की हुकूमत थी, एक मुतफिका तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हुई। अब मुझे नहीं समझ आती कि इस वक्त वो करार दे रहे हैं, अनाउंस कर, हम भी कह रहे हैं उनको चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने तो यही कहा कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा उसका काम है ना, आपका आईन यही कहता है। कैसर साहब, अगर इलेक्शन कमीशन एक साल तक इंतखाबात का ऐलान नहीं करता तो आप हिमायत करेंगे?
नहीं, हम तो कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्द से जल्द करवाएं। मैं तो कई बार आपसे ये कह, लेकिन करना तो अनाउंसमेंट थी, उन्होंने लास्ट वीक ऑफ जनवरी किया हुआ है ऑलरेडी, उससे कैसे हट सकते हैं? मुझे नहीं समझ आती कि इलेक्शन का डेट तो एग्जैक्ट डेट देनी है ना, टाइम तो उन्होंने दिया हुआ है इलेक्शन कमीशन ने। अच्छा, अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि इलेक्शन में अगर सिलेक्शन होगी जिस तरह पिछले 2018 के इलेक्शन में हुई, अगर फेयर इलेक्शन नहीं होंगे और होते हुए नजर आने चाहिए, परसेप्शन भी उसकी होनी चाहिए कि फेयर इलेक्शन है, नहीं तो कोई भी नहीं तस्लीम करेगा। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए, और उसके साथ साथ इलेक्शन ऐसे होने चाहिए जो कि फेयर, फ्री एंड फेयर हो, और सब उसको तस्लीम करें। देखिए हमारे पड़ोस में इंडिया में 17 इलेक्शन हुए, 17 इलेक्शन हुए, किसी एक इलेक्शन में मैंने नहीं देखा कि किसी अपोजिशन की पार्टी ने कोई इतराज किया हो कि इलेक्शन फेयर नहीं हुए। इलेक्शन फेयर हमारी जरूरत है, हमारे लिए लाजमी है, और वो सब पार्टियों को, अब पीपल पार्टी इस वक्त, मैं पंजाब में हूँ, मुझे पता है उनका कोई उनके साथ सपोर्ट नहीं है, लेकिन वो पैदा बनाए अपनी सपोर्ट, किसी भी हल्के में जाएं, पीपल पार्टी की कोई पोजीशन नहीं। पीटीआई ने गलती इन्होंने खान साहब ने की, खान साहब की अच्छी खासी सपोर्ट थी। जब आप नो कॉन्फिडेंस आपके खिलाफ हुआ तो चाहिए तो ये था कि आप ग्रेसफुली आप असेंबली में बैठते और अपोजिशन का रोल प्ले करते। आपने तो एक हर जगह आपने पॉलिटिकल टर्माइल पैदा किया, पाकिस्तान का नुकसान और रियासत का नुकसान हुआ। 9 मई को जो कुछ हुआ, ये कोई पॉलिटिकल बंदा सोच भी नहीं सकता, अपने ही हुकूमत को, जो कि हमारे दुश्मन नहीं कर सके, हमने जाके जिना हाउस पे और कोर कमांडर हाउस पे हमले करवा दिए हमारे पार्टी के लीडर के। देखिए जो कुछ होता रहा वहाँ सबको क्लियर है। तो बहरहाल वो एक पिछला चैप्टर है। अभी हमें सबको मिल के आगे, जो भी लोग जिनके खिलाफ फैसला नहीं है, जो कन्विक्टेड नहीं होंगे, उन सबको इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, तभी ही। ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पर एक हम शॉर्ट ब्रेक लेंगे। कैसर साहब, कुंडी साहब और अपने साथ ही हैं, हम यहीं से फिर दोबारा गुफ्तगू जो है वो शुरू करते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अबड़ो साहब, आपकी तरफ आते हैं। अगर आप इस वक्त अगर आप देखें तो सेनेट के अंदर अगर हम बात करें तो जो रिक्विजिशन जमा हुई है उसमें तहरीक इंसाफ के दस्तखत भी हैं। इस वक्त जो पॉलिटिकल एक सिनारियो है वो आपके सामने, आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत हो सकती है, कोई इत्तेहाद हो सकता है, फिर वो सिंध में हो या फिर पंजाब में हो? देखें जी, बात ये है कि किसी भी, मैं पहले तो आऊँ, जैसे हमारे शेख साहब ने भी कहा था कि मतलब हम जैसे वो 2022 में हुकूमत गई, उसके बाद हम असेंबली से निकले, तो देखें जी उसका फायदा नुकसान भी हमें हुआ ना। आपने देखा था, नादर साहब आप तो इस चीज के गवाह होंगे, जब ज्वाइंट सेशन होता था ना, ये इसका बड़े में बड़ा फायदा इसी पीडीएम के गवर्नमेंट को हुआ। अगर ये हमारे 125-150 लोग होते ना, तो ये बेचारे, ये भी जो इन्होंने कानून साजी की है ना, 10 लोगों पे 20 लोगों पे कोरम है नहीं है, ऐसे घसीट के इन्होंने जितनी कानून साजी इलीगल की है, तो ये भी नहीं कर पाते। ये इनको फेस सेविंग अगर मिली है 16 महीने में, आपने देखा है, अभी बार बार क्या जिक्र करेंगे, तेल कहाँ पहुंचा, डॉलर कहाँ पहुंचा, बिजली की कीमतें कहाँ पहुंची, गैस की कीमतें 400% बढ़ी है, तो ये भी इनके कमालात है। ये आए थे मैशत को संभालने। लेकिन जहां तक बात है कि वहां जब हम ज्वाइंट सेशन में हम सेनेटर्स जाते थे ना, आप गवाह हैं इस चीज के, ज्वाइंट सेशन में हम 3-4 ज्वाइंट सेशन में आखिर में गए, जुलाई में या मतलब जून में या मई में, आपने देखा था स्पीकर वो 10-15 सेनेटर्स की बात सुनने की पोजीशन में भी नहीं था। अब वो हाउस जो है वो एडजस्ट कर देता था। तो देखें, ये इनका फायदा हुआ, ठीक है, नुकसान हमें जो भी हुआ। जहां तक बात आई पॉलिटिकल पार्टीज, पीपुल्स पार्टी हो या जो भी हो, हकीकत ये है कि इस वक्त मुल्क के जो मसाइल है ना, ये एक्चुअली किसी भी एक पार्टी के बस की बात है नहीं। कोई भी पार्टी खराब नहीं होती जी। किसी भी पार्टी से बात करने में कोई हर्ज नहीं है। हर पार्टी में अच्छे लोग होते हैं। किरदार जो पार्टी का है तो वो माना जाता है उनके अच्छे लोगों से, उनके जो लोग अच्छे नहीं होते किरदार के, तो उनकी उठने बैठने से या उनके अमल से फिर पार्टी खराब होती है। दुबई में भी जब मियां साहब वतन वापस आ रहे थे तो उससे पहले जरदारी साहब ने मुलाकात भी की। ये अचानक पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो इख्तिलाफात हैं, जो बयानबाजी शुरू हुई है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? और आज आप बताएंगे कि दुबई मुलाकात में आखिर तय क्या हुआ था? सच कोई चीज़ तय नहीं हुई थी। मैंने पहले भी जब दुबई में मीटिंग हुई थी उसमें मैंने आपको पहले ही कहा था कि दुबई में कोई सच मीटिंग जो है वो एक चाय की दावत थी और खाने की दावत थी। उसमें पॉलिटिकल डिस्कशन डेफिनेटली हुई थी, लेकिन ऐसे सच कोई रोड मैप तय नहीं हुआ था। और आपसे मुराद चैनल्स ने मुख्तलिफ ने
मुख्तलिफ खबरें दी कि सीटमेंट हो गई, फिर आपने इसाक डार को वज़ीर आज़म भी बना दिया निगरान, और बहुत सी चीज़ें आपने करवा दी थी, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई थी। हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिक्स में डायलॉग्स होते रहते हैं, हम बातचीत करते रहते हैं, हमारा कोई ऐसा सच पॉलिटिकल हिसाब होता है, लेकिन हमारा जो है वो एक ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। हम डेफिनेटली फ्यूचर में शायद मुलाकातें भी हों, बातचीत भी, लेकिन हम एक चीज़ जो बयानिया था और जो बात हम जिस बात पे हमने हमेशा सिलेक्शन पे, बैसाखियों पे, कंधों पे सवार होकर आने पे जिस वक्त हमने हमेशा ये बातें की थी, तो और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अब अगले चंद दिनों में शायद आप दिखाएं भी सही कि जो टीवी इंटरव्यूज़ PMLN की लीडरशिप की तरफ से होते थे और जो बातें करते थे कि किस तरीके से आते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो भी जब आएंगे तो वो भी आप उनका भी वो बयान करेंगे। लेकिन हम कहते हैं वो बयानिया आज पूरे देखिए पूरी तकरीर में मियाँ साहब ने ये नहीं कहा कि आप इलेक्शन करा लें। देखिए लोग लाना जो है वो आसान बात है, आपने जितना भी आप मल्टीप्लाई कर लें कि हम इतने लोग लाएं, लेकिन बक्से में वोट डालना जो है वो लोग अपने दिल की आवाज़ पे देते हैं वोट, वो जो है वो जी ठीक है। लेकिन कुली साहब एक मुख्तसर सा सवाल है, आपने जब काकड़ साहब वजीर आजम बने तो पीपल्स पार्टी ने उनको मुबारकबाद भी दी, लेकिन आज आप बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, काबीना में उनके लोग शामिल हैं। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इस वक्त काकड़ साहब पर भी अदम एतमाद का इज़हार कर रही है? नहीं, देखें मेजॉरिटी जो चीज़ें हुई हैं वो पंजाब इंतज़ामिया की तरफ से हुई हैं। पंजाब में जो इंतज़ामिया गालिबन CM साहब ने लगाई है वो मेजॉरिटी हमने पहले भी कंप्लेंट की थी कि PMLN के दोस्तों के कहने पे लगी हुई थी। और कल भी आप देखें कि कल सुबह हुकूमत की नुमाइंदा जो है वहाँ पर उनको कमिश्नरों या जो भी उनको रिसीव कर रहे थे, हम तो कहते हैं अच्छी बात है, ये रिवायत होनी चाहिए, फिर सब के लिए होनी चाहिए, जितने भी साबिक वज़ीर आज़म हैं उन सब के लिए होनी चाहिए। इसमें कोई हम ये नहीं कहते क्यों गए हैं, किस लिए गए हैं, हम कहते सब के लिए फिर ये रिवायत हो जानी चाहिए, तो अच्छी बात होगी, हम इस पर वो नहीं करते। लेकिन देखें आपने वहाँ पे इंतज़ामिया से गाड़ियाँ तो ले ली, आपने इंतज़ामिया से लोग तो बुलवा लिए, आपने सब कुछ करवा लिया, लेकिन वोट जो है वो एक बहुत साहब वहाँ तो मोहसिन नकवी साहब हैं, CM तो मोहसिन नकवी साहब हैं, तो फिर कौन है मोहसिन नकवी साहब? मोहसिन नकवी साहब है जो भी हैं, ज़रदारी साहब के बड़े करीबी है। नहीं देखें करीबी ये तो आप लोग अपने करीबी है जो भी हैं, लेकिन चीज़ें हैं देखें करीबी हैं, तो मैं कह रहा हूँ अगर करीबी है तो इससे क्या मतलब है कि टीवी प्रोग्राम में उनकी बात उनके खिलाफ अगर एक चीज़ गलत हो रही है तो मैं बात नहीं कर सकूंगा, मैं बिल्कुल करता हूँ, टंगे की चोट पे कर रहा हूँ कि उनकी वहाँ पे उनकी इंतजामिया थी और अगर उनको नहीं पता था तो उनकी नालायकी है, और अगर उन्होंने किया है तो फिर अपने घर रहबान हो यहाँ के। ठीक है कुंडी साहब आपका, अबड़ू साहब आपका, शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। जो इस वक्त इख्तलाफात हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग और जो तहरीक इंसाफ के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अब देखें कि इन तमाम मामलात पर आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट जो है वो सामने आती है। कैसर अहमद शेख साहब ने भी ये वाज़ेह तौर पर कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुस्लिम लीग नून को किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।